हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र का 6वां मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का मॉडल पेपर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, लोकयुद्ध संकल्पना किसकी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माओ की। ठीक है, जनयुद्ध की संकल्पना या लोकयुद्ध की संकल्पना कहें तो मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में एक नई संकल्पना है जिसका विकास का श्रेणी जो है माओ को जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। माओ ने संघर्ष में सेना और हथियारों से अधिक जो है महत्व जनता को दिया था। माओ ने कहा भी था कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व होता है, पर यह निर्णय का तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। इसी कारण जो है माओ ने अधिक से अधिक व्यापार आधार पर जो है जन युद्ध की संकल्पना का विकास किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किस विचारक का है? तो ये है प्लेटो का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो का कहना था कि राज्य जो है ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वालों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। यह कथन किस विचारक का है? तो ये हॉब्स का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स जो है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में अंतर करते हुए कहा था कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति की उपज है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुलवादी समर्थकों का मानना है कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति की उपज है। बहुलवादी विचारक मिर्यके एवं मेटलैंड का मत था कि समाज में जितने संघ अस्तित्व में हैं उनका अपना स्वतंत्र और अस्थायी व्यक्तित्व होता है, उनकी अपनी चेतना तथा इच्छा होती है और इन संघों के अपने कुछ अधिकार भी होते हैं जिनका प्रयोग वे समाज के सदस्यों के प्रति करते हैं। अतः संप्रभुता को राज्य और संघों के बीच विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला माना जाता है। तो कौन माना जाता है? तो जॉन ऑस्टिन माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन को जो है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कानूनी संप्रभुता बोधा से होते हुए हॉब्स, बेंथम आदि विचारकों के माध्यम से जॉन ऑस्टिन की रचना जो थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, वहाँ तक पहुँची थी। और जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का विचार जो है कानूनी होने के साथ ही एकलवादी भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है? तो जॉन लॉक के मतानुसार अगर देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन्होंने काम के अधिकार के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? तो विजुगीषु कहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाने वाले राजाओं को कौटिल्य ने विजुगीषु कहा है। कौटिल्य जो है पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए खांडगुड़ीय नीति का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और कौटिल्य ने जो अपने मंडल सिद्धांत में ऐसे राजा को विजुगीषु का राजा कहा है
जो विजय की इच्छा रखने वाला कहा जाता है, जिसको बिजगुइस को क्या कहा जाता है, विजय की इच्छा रखने वाला। और बिजगुइस राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि यानी शत्रु राज्य होगा, किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य जो है बिजगुइस का मित्र होगा। ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्लेटो की कृति। प्लेटो की किस कृति को जो है राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है, राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? तो वो है स्टेट्समैन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो की जो कृति थी, जो पुस्तक था स्टेट्समैन, को राजनीतिक कल्पलोक कहा जाता है। और इसमें रिपब्लिक हो गया, सोफिस्टो हो गया, स्टेटमैन्स लॉज, अपोलॉजी, क्रीटो, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये प्लेटो की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, मिलान करना है। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ उससे संबंधित लेखक हैं, तो उसको मिलान करना है। तो माओ त्से तुंग का कौन सा सिद्धांत था? तो माओ त्से तुंग का जो है था वो अंतर विरोध का सिद्धांत था। ए में आपका 4 सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कौन सा सिद्धांत था? तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। बी में आपका 1 सही हो जाएगा। रूसो का कौन सा सिद्धांत था? तो रूसो का सिद्धांत था सामान्य इच्छा सिद्धांत, सामान्य इच्छा सिद्धांत। तो सी में आपका 2 सही हो जाएगा। और जॉन लॉक का सामाजिक समझौता का सिद्धांत, तो यहाँ पे डी में आपका 3 सही हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 किस में है? तो 4, 1, 2, 3 आपका कोट नंबर बी में है, तो कोट नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, समस्त राजनीतिक स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है, यह विचार किसका है? तो ये विचार कैटलिन का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समस्त राजनीतिक स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा कैटलिन ने कहा था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद का निम्नलिखित में से किस पर आग्रह करता है? तो ये आग्रह करता है आर्थिक समानता पर। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सवादी समाजवाद जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। मार्क्सवादी समाजवाद आर्थिक समानता पर आधारित होने के कारण जो है धन के केंद्रीकरण को नष्ट करके उसे श्रम के अनुसार सर्वहारा वर्ग में वितरित करने का आदेश देता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाब्स की अध्ययन पद्धति बताइए। तो हाब्स की अध्ययन पद्धति कौन थी? तो ये था वैज्ञानिक भौतिकवाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाब्स का अध्ययन पद्धति जो है वैज्ञानिक भौतिकवाद है। और वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्यकरण, संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। ठीक है, जबकि भौतिकवाद शब्द का अर्थ होता है धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास, इन सबसे पृथक वास्तविकता पर वस्तु जगत है। ठीक है, और हाब्स जो है इस अर्थ में पूर्णतया भौतिकवादी है, वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। हाब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? तो न्याय सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला जो है न्याय सिद्धांत को है। और रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय जो है आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य की भाषा भव्य भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा, योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को जो है आधार स्तंभों के रूप में प्रयोग किया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिनका लक्ष्य समान हित हो, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बोशांके का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य इच्छा जो है संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छा का समूह होता है जिनका लक्ष्य सामान्य हित हो, ये कथन बोशांके का है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में बेंथम की पुस्तक कौन सी है? तो बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये किसकी है?
तो जॉन स्टुअर्ट मिल की है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की है ये पुस्तक। और साइंस ऑफ लॉजिक ये किसकी पुस्तक है, तो ये हीगल की है, ठीक है, ये हीगल की है। और दी गोथा प्रोग्राम ये किसकी पुस्तक है, तो ये मार्क्स की है, ठीक है, ये मार्क्स की पुस्तक है। तो यहाँ पे बेंथम की पूछी है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिटलर और मुसोलिनी को किस मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। हिटलर और मुसोलिनी को किसके मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये हीगल के मानस पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। हिटलर और मुसोलिनी को हीगल के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। हीगल के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए वर्ट्रेंड रसेल ने लिखा था कि 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका व इंग्लैंड के सभी प्रमुख दार्शनिक हीगल के अनुयायी थे, ठीक है। इसलिए जो है हिटलर और मुसोलिनी को जो है इनका मानस पुत्र माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है बारकर का, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बारकर ने कहा था अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता की सच्ची स्वाधीनता हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा क्रांति होती नहीं क्रांति की जाती है, तो ये कहा था लेनिन ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेनिन ने कहा था कि क्रांति होती नहीं बल्कि क्रांति की जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में लिखा है कि समाजवाद की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से हो सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, दो सूची दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। स्वतंत्र होने का बाध्य ये किसने बताया था, तो स्वतंत्र होने का बाध्य दिया था ये रूसो ने। तो यहाँ पे ए में आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आधार ऊपरी ढांचा का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो आधार ऊपरी ढांचा का सिद्धांत दिया था मार्क्स ने। तो यहाँ पे बी में आपका 5 सही हो जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था नॉजिक ने, ठीक है। तो सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और अधिकाधिक व्यक्तियों की अधिकतम प्रसन्नता ये किसका है, तो ये बेंथम का है। तो यहाँ पे डी में आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3, 5, 4, 1 किस में है, तो बी ऑप्शन में आपको देख सकते हैं 3, 5, 4, 1 आपका कोड नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की अप्रैल 1945 में कहाँ बैठक हुई थी, तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की बैठक हुई थी, अप्रैल 1945 में बैठक हुई थी और वो बैठक जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने लिखा था कि राज्य एक पूर्णतया तर्क शक्ति है, तो ये लिखा था रूसो ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो ने लिखा था राज्य एक पूर्णतया जो है तर्क शक्ति है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैकाइवर का एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि राज्य को एक सामाजिक यथार्थ मानते हैं। मैकाइवर जो था वो राज्य को एक सामाजिक यथार्थ मानता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद में आग्रह किया गया है, तो किसका आग्रह किया गया है, तो राजनीतिक गतिविधियों पर आग्रह किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद में जो है राजनीतिक गतिविधियों पर आग्रह किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक समस्त समावेश किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आरंभ निम्नलिखित में से किससे हुआ है, तो ये विधि के शासन से हुआ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रशासन पर जो है न्यायिक नियंत्रण का आरंभ विधि के शासन से प्रारंभ हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि राज्य संपत्ति को अधीन रखता है तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी, यह कथन किसका है, तो ये कथन था लास्की का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। यदि राज्य संपत्ति को अधीन रखता है तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी, यह कथन लास्की का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है GDH कोल का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है, ये कोल महोदय ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता है। तो मंत्रिमंडलीय शासन की क्या विशेषता होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय शासन की विशेषता होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था को संसदात्मक शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, और सामूहिक उत्तरदायित्व के इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिमंडल इकाई के रूप में कार्य करता है, और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय तथा कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड मार्ले का, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, यह कथन जो है लॉर्ड मार्ले ने कहा है। और एक विलियम हारकोर्ट थे, विलियम हारकोर्ट ने कहा था प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को जो है सुरक्षा कपाट कहा है, तो भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया? तो पंचायत समिति को, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1956 ने जो है 1957 में 56-57 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इस समिति ने जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया था। और इस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 29, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दलविहीन जनतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में दलविहीन राजतंत्र का पक्ष पोषण सबसे पहले जयनारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण मूल रूप से लोकतांत्रिक समाजवादी थे, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को वे सर्वोपरि मानते थे। वे भारत में ऐसी समाज व्यवस्था के समर्थक थे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानसिक प्रतिष्ठा, लोक कल्याण के आदर्श के अनुरूप हो। और 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत भी की थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साप्टा का संबंध किससे है? तो साप्टा का संबंध सार्क से है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। साप्टा जो है दक्षेश देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षेश देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व श्रीलंका के मध्य जो है एक समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो गया। और साप्टा का मूल उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी व्यापार में करों को 2016 तक 5% कम करना है, ठीक है। तो साप्टा पर दक्षेश के सदस्य देशों ने जो है जनवरी 2004 में इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इसका संबंध जो है सार्क से है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले कार्यकाल किसका था? तो सबसे पहले जाकिर हुसैन का था। ठीक है, जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब था? तो जाकिर हुसैन का 1967 से लेकर 69 था। ठीक है, 1967 से लेकर 69 तक था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी का कार्यकाल था 1969 से लेकर के जो है ये थे 74 तक। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आए थे आपका संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल जो था 77 से लेकर के जो है 82 तक। ठीक है, और उसके बाद चौथे पे थे के आर नारायण। इनका कार्यकाल था 97 से लेकर के जो है 2002 तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे 4 किस्में हैं, इसमें भी है, इसमें है। ठीक है, उसके बाद एक किस्में है, इसमें है, इसमें है। आप देखिए 2 किस्में हैं तो इसमें है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो जाकिर हुसैन पहले थे, फिर बीबी गिरी, फिर एन संजीव रेड्डी, उसके बाद के आर नारायण है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति समूह में एक समय उप प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला था। तो चंद्रशेखर तथा जगजीवन राम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जगजीवन राम ने प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ठीक है, जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्रधानमंत्री था कौन? मोरारजी देसाई। ये चंद्रशेखर नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जगजीवन राम वाई बी चौहान। ठीक है, वाई बी चौहान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, और वाई बी चौहान मोरारजी देसाई तथा देवीलाल। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित और देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित किए गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य जो थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा जो है नामित किए गए थे। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, और संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितना था? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 था और देशी रियासतों से 93 था। ठीक है, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि। ठीक है, 4 प्रतिनिधि थे। और उसमें देखा जाए तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमन का आधार होगा। तो ये आधार होगा 1991 में की गई जनगणना का। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन के अनुसार ये बताया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्सीमन का आधार होगा वो 1991 में की गई जनगणना के आधार पर। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों में परिसीमन पर लगे प्रतिबंधों को हटाए हुए 1991 की जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन की अनुमति दी गई तथा लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान भी किया गया है 84वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नाम निर्देशित करता है। लोक लेखा समिति जो है ये संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ठीक है, और इसका गठन जो है सर्वप्रथम 1921 में किया गया था और इस समिति के में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं और जिनमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से
लिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है और इस समिति के अध्यक्ष जो है विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में है। अनुसूची 7 में 3 सूची समवर्ती सूची कहा गया है, तीसरी सूची को, और इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। इन पर जो है विधि बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य विधान मंडल दोनों को होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 126 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो वो था समग्र क्रांति। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के विचार से जो है भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था और आपातकाल लागू हुआ। समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति इसको कहते हैं। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति, इस 7 क्रांतियों को मिलाकर जो है उन्होंने संपूर्ण क्रांति कहा था इन 7 क्रांतियों को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। हाफ्स हो गया, लॉक, रूसो, मिल्टन, ये सभी विद्वानों ने जो है इस सिद्धांत का पोषण किया है। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक का नाम जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, और हाब्स को देखा जाए तो हाब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना था और अरस्तु दासता को प्राकृतिक अधिकार माना था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल, ये जो है राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण, राजनीतिक दल, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है। तो कौन करता है? तो ये स्पीकर करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु ऐसे किसी प्रश्न पर जो है विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का राय लेगा और उसी राय के अनुसार जो है कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। ठीक है, अर्थात कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10वां भाग जो होता है वो कोरम के लिए निर्धारित संख्या माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण कौन सा है? तो ये असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी जो है भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है? तो भारत में राज्य पुनर्गठन का आधार क्या रहा है? तो ये भाषा रही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है राज्य पुनर्गठन का आधार भाषा है। आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, इस राज्य का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो ये था इंदिरा गांधी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को करना पड़ा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है विपक्ष द्वारा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। और भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। और नेहरू के खिलाफ जो है JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। और नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने और उनके कार्यकाल में जो है विपक्ष द्वारा 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी 15 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। ठीक है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए। भारत में संविधान पीठ का प्रावधान जो है संविधान की धारा 145 के 3 में किया गया है। और इसके अनुसार ये बताया गया है कि किसी मामले की सुनवाई में कानून का महत्वपूर्ण मुद्दा संविधान की व्याख्या से संबंधित हो तो ऐसे पीठ या बेंच में न्यायाधीशों की संख्या 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो सर्वहारा की तानाशाही का ये समर्थन नहीं करता है। ठीक है, फांसीवाद जो है ये सर्वहारा वर्ग का तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। और फांसीवाद का उदय जो है देखा जाए तो इटली के प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी के नेतृत्व में जो है 1922 में हुआ था, तथा जर्मनी में फांसीवाद का उदय 1933 हिटलर के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 1922 में मुसोलिनी और 10 वर्ष बाद 1933 में हिटलर के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को हर्बर्ट स्पेंसर ने विकसित किया। और बेंथम व मिल ये दोनों ने जो है उपयोगितावादी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, उपयोगितावादी विचारधारा से संबंधित थे। और हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से संबंधित थे। और एडम स्मिथ तो ये उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो यहाँ पे सभी पॉइंट को याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के लिए अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ग्रीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक TH ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करता है। उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉक को कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग जो है मनोनीत किया जाता है और राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं और किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, संविधान के का जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और 99वां संशोधन जो है सर्वोच्च न्यायालय वो है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए जो है 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और देख लीजिए, जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये वस्तु एवं सेवा कर ये GST से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा और इस प्रश्न के अनुसार भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभ्य और स्वतंत्र राज्य की पहचान का आधार है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो होती है सभ्य और स्वतंत्र राज्य की पहचान बनाती है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेकीय नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, किंतु उसे 6 माह के भीतर जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी बात कही गई है 75 के 1 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री निर्धारित करता है? ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या मुख्यमंत्री निर्धारित करता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 164 के सब आर्टिकल 1 में। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का जो है 15% नियत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वह अवधि कितनी है? तो अवधि होगी 6 सप्ताह की। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो है 6 सप्ताह होती है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जबकि संसद के दोनों सदनों सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव वह बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। ऐसा अध्यादेश जो है संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर जो है प्रवर्तन नहीं रहेगा, ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा सर्वहारा कीता नासाही मार्क्सिस्ट सिद्धांत का सार है? किसने कहा था सर्वहारा कीता? ये कीता नहीं है, की तानाशाही है, ये की तानाशाही। ठीक है, सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो ये कहा था लेनिन ने कहा था कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव की संस्था है? बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत
के अनुसार जो है राज्य एक मानव की संस्था है और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में कहा गया था कि राज्य लोगों द्वारा किए गए समझौता का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। ये सारी बातों को इसमें बताई गई है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है निश्चित भूभाग राज्य की आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये कहा है सीले ने, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीले ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य की आवश्यक तत्व नहीं है। और राज्य की आवश्यक तत्व कौन माना जाता है? तो वो संप्रभुता मानी जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये मानता था हॉब्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉब्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? तो ये माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है स्वतंत्र नियामक आयोग की जन्मस्थली माना जाता है। और ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत अलग संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रकार की लाइन एजेंसियां होती हैं: विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियामक आयोग। और इन आयोगों की स्थापना जो है सामाजिक हितों की सुरक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर जो है सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई है, ठीक है। और पहले स्वतंत्र आयोग की स्थापना जो की गई थी भारत में वो 1887 में, ठीक है, की गई थी और इसका नाम था अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग। तो ये तीनों जो है ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में ऐसी स्थिति पाई जाती है। और स्वतंत्र नियामकीय आयोग ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।